हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज का जो टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री में, जिसे बोलते हैं चैपेरोनिन असिस्टेड प्रोटीन फोल्डिंग। अभी हम समझेंगे कि चैपेरोनिन ये क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका प्रोटीन फोल्डिंग में क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलिए हम बात कर रहे हैं कि ये पहले मैं आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको आउटलाइन बता देता हूं। सबसे पहले उसको ध्यान से सुनिएगा। चैपेरोनिन वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो नेटिव प्रोटीन की फोल्डिंग में हेल्प करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि ट्रांसलेशन प्रोसेस आपने सेंट्रल डॉग्मा में पढ़ा हुआ है कि एमआरएनए के टेम्पलेट पर ट्रांसलेशन यानी अनुवादन की प्रक्रिया के द्वारा नए पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस होता है। ये जो नई पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है, आप देखेंगे ऐसा कि जो नई जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो कैसी होती है, अनफोल्डेड होती है और स्ट्रेट होती है। जब तक यह प्रोटीन अनफोल्डेड रहती है, जब तक यह प्रोटीन अनफोल्डेड रहती है, तब तक वह अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है। आप जानते हैं कि प्रोटीन की नेटिव कन्फर्मेशन होने पर वह फंक्शनल स्टेट में आती है। लेकिन अगर किसी कारण से प्रोटीन की मिसफोल्डिंग हो जाए, या हम ये कहें कि प्रोटीन है वह अनफोल्डेड रह जाती है, तो वह प्रोटीन अपना फंक्शन नहीं कर पाएगी। और अगर वह प्रोटीन एक एंजाइम है तो ऐसी परिस्थिति में वह एंजाइम इनएक्टिव रह जाएगा। और एंजाइम की इनएक्टिवनेस से आप जानते हैं कि बायो मॉलिक्यूल जो रिएक्शंस होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, वह सीज हो जाती है। इसलिए हमें किसी भी नए संश्लेषित द न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन है उसका प्रॉपर फोल्डिंग होना जरूरी होता है। और इस प्रोटीन की फोल्डिंग में हेल्प करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स काम आते हैं, जो प्रोटीन के बने हुए मॉलिक्यूल्स काम आता है, उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर चैपेरोन। ये मॉलिक्यूलर चैपेरोन क्या होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, इसकी हमने एक अलग से और वीडियो बना रखी है जिसको आप आराम से देख लेंगे, ताकि उसमें टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर चैपेरोन है उसके बारे में आप समझ पाएंगे। अभी हम इसके कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देखते हैं और हम कहेंगे ओरिजिन ऑफ द नेम के बारे में देखते हैं, इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है, और उसको आप अभी समझते जाएंगे। टॉपिक को बहुत रिलैक्स में धीरे धीरे काम करते रहेंगे तो चीजें बहुत आपको क्लियर होती रहेगी। ये जो मॉलिक्यूलर चैपेरोन जो वर्ड है, इसे सर्वप्रथम इंट्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है रोनाल्ड लेस्के। आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं रोनाल्ड लेस्के को। ये रोनाल्ड लेस्के ब्रिटिश सेल बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने हिस्टोन प्रोट और डीएनए की असेंबली के बारे में स्टडी की थी। थोड़ा सा आउटलाइन बताता हूं। आपने न्यूक्लियोसोम मॉडल में पढ़ा हुआ है क्या कि हिस्टोन प्रोटीन का इस प्रकार से बना हुआ एक कोर होता है जिसको हम ऑक्टामर कहते हैं, और इस ऑक्टामर के ऊपर क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स है वह कुंडलित रहता है, कोल्ड रहता है। और ऐसी जो यूनिट होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इस यूनिट को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम जो होता है, आप सरल भाषा में इसे क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चरल यूनिट कह सकते हैं। ये जो न्यूक्लियोसोम होता है इसमें डीएनए मॉलिक्यूल्स और हिस्टोन आपस में असेंबल्ड हो जाते हैं। तो इन्होंने लास्की वाज स्टडीइंग द हिस्टोन डीएनए असेंबली एंड ऑब्जर्व्ड the cells require helper proteins to prevent the incorrect interactions। उन्होंने ये पाया कि जब कभी न्यूक्लियोसोम का मॉडल बनता है और ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, यह जब डीएनए के साथ में इंटरेक्शन करती है तो इस हिस्टोन के प्रोटीन के कोर बनाने के लिए हमें कुछ विशिष्ट टाइप की प्रोटीन की जरूरत होती है। फिर उन्होंने धीरे धीरे इसका अध्ययन शुरू किया तो पता चला कि ये मॉलिक्यूल्स चैपेरोनिन्स है। अभी मैं नाम बताऊंगा चैपेरोन, ये नाम भी कैसे पड़ा हुआ है। ये एक फ्रेंच वर्ड है चैपेरोन, और इसका मीनिंग होता है ए प्रोटेक्टिव हुड, ए प्रोटेक्टिव कवरिंग। एक ऐसा कवर जो किसी प्रोटीन को कवर कर लेता है और उसको कन्फर्मेशन में हेल्प करता है, फोल्डिंग में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स बोलते हैं। अभी देखते हैं इसका नाम क्यों रखा गया है। रोनाल्ड लास्की borrowed the word chaperons from the social culture। कौन सा सोशल कल्चर की मैं बात कर रहा हूं? देखिए 18th सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी के में यूरोप और अमेरिका में एक सामाजिक रूप से एक कल्चर था, एक सोशल कल्चर चलता था। वो सोशल कल्चर क्या था पहले उसको समझिए।
हम जानते हैं कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब कोई फीमेल घर से बाहर जाती है तो उसके साथ में हम किसी न किसी को साथ में भेजते हैं ताकि वो जो फीमेल बाहर जा रही है उसको प्रोटेक्शन मिल जाए, वो किससे इंटरेक्शन कर रही है उसकी इंफॉर्मेशन भी मिल जाए। अगर वो शॉपिंग कर रही है और सामान उठा रही है तो उसके बैग को कैरी करने के लिए एक हेल्पर भी मिल जाए। तो 18th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिकन कंट्रीज में एक सोशल कल्चर था कि जो पैसे वाले लोग थे, कुलीन एरिस्टोक्रेट फैमिलीज है, वह एक ओल्ड वुमेन को हायर करते थे, सर्विस पे रखते थे कि जब उनकी लड़की कहीं पर जाए तो वो किससे इंटरेक्शन कर रही है, किससे मिल रही है और उसके काम में उसकी हेल्प भी करे। और ऐसो को एंशिएंट नेम में उस ओल्ड वुमन को चेपेरॉन्स बोलते थे। तो साइंटिस्ट ने ये देखा, लास्की ने, रोनाल्ड लास्की ने क्या देखा, रोनाल्ड लास्की ने देखा कि जब कभी भी न्यूली सिंथेसाइज्ड ये जो प्रोटीन होती है उसको प्रॉपर तरीके से फोल्ड करना है, एक डायरेक्शनल फोल्डिंग करनी होती है, तो हमें कुछ विशिष्ट मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होती है, प्रोटीनस मॉलिक्यूल्स को। वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स उसे प्रोटीन की हेल्प कर रहे हैं, ट्रांसलोकेशन में हेल्प कर रहे हैं, फोल्डिंग में कर रहे हैं। और अगर प्रोटीन की मिसफोल्डिंग हो गई है तो उसको हम कैसे हटाएं। तो उन्होंने उसी ओल्ड वुमन के नाम के आधार पे इसका नाम रख दिया, चेपेरोनिन रखा गया है। तो यहां पर आपको इन चीजों को समझना है। द चेपेरोन इज एन ओल्डर वुमन हु accompanies द यंग पीपल टू प्रिवेंट इनएप्रोप्रिएट और अनवांटेड इंटरेक्शंस। ये जो सफिक्स लगा है चेपेरोनिन में, निन जो इन वर्ड लगा हुआ, ये कहां से आया है? ये एक वर्ड लिया गया है प्रोटीन से। जैसे आप प्रोटीन के बहुत सारे नाम में आप देखते हैं, एक्टिन प्रोटीन होती है, टिन नाम आया, इन आया, ट्यूब्यूलिन इन आया है, ऐसे ही मायोसिन, इसमें भी इन वर्ड आया है। तो प्रोटीन के नाम के पीछे का जो सफिक्स के रूप में इन आता है उसी को जोड़ दिया गया, चेपेरोन में इन जोड़ के चेपेरोनिन बना है। तो आपको पता होना चाहिए इसका नाम है वो कैसे उत्पन्न हुआ है। इन द सेम वे द प्रोटीन चेपेरोन्स प्रिवेंट द इम्प्रॉपर एसोसिएशन बिटवीन द अनफोल्डेड और द पार्शियली फोल्डेड प्रोटीन। अगर कोई प्रोटीन पार्शियली फोल्डेड हो गई है या कोई प्रोटीन अनफोल्डेड रह गई है, उसको प्रोटेक्शन देगी, प्रॉपर एनवायरमेंट देगी। जो मॉलिक्यूलर चेपेरोन है, फिर हम उसको क्या कहें? ए प्रोटीन दैट असिस्ट other proteins in the folding of the correct way by preventing the wrong interaction. And what is the mean of the wrong interaction here? अरे आप थोड़ा सोचो, इन चेपेरोन्स की हमें जरूरत क्यों है, ये पहले सोचने की बात है। प्रोटीन का सिंथेसिस कहां होता है? देखिए, चीजों को ध्यान से समझना है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बात बोल रहा हूं एक एक वर्ड को समझना है। अगर आप इसमें जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो चीज लिखी हुई है उसको आप बाद में उतार सकते हैं, वीडियो को रोक करके, स्क्रीनशॉट ले करके, लेकिन जो मैं टेक्निकली कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं उसको समझेंगे तो ये टॉपिक समझ में आएगा और आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पास ऑन हो पाएंगे। तो हमने कहा कि जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, देखिए मैं यहां पर आपको थोड़ी सी एक चीज बताता हूं, इसको समझिएगा। आप जानते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस किसकी हेल्प से होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम की हेल्प से होता है। और ये राइबोसोम क्या करते हैं? ऐसे एक मान लेते हैं, यहां पर मैं जो बना रहा हूं ये है एक एमआरएनए मॉलिक्यूल है। ध्यान से समझिएगा, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि मॉलिक्यूलर चेपेरोन्स की आवश्यकता क्यों है। मैकेनिज्म तो आप बाद में समझ लेंगे। हम जानते हैं एमआरएनए के ऊपर क्या होता है, जेनेटिक कोड्स होते हैं, ट्रिपलेट कोड्स होते हैं, जो आप अलग से वीडियो में हमने बना रखी है, उसमें आप पढ़ लेंगे। अभी मान लेते हैं कि यहां पर जेनेटिक कोड आया है, AUG आया है, तो टीआरएनए क्या करेगा? वहां पे मेथियोनिन को आकर के जोड़ देगा। ट्रांसफर टीआरएनए मींस ट्रांसफर आरएनए। वो क्या करेगा? द कैरी द मेथियोनिन फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द एमआरएनए। यहां पे मैं शॉर्ट में जाऊंगा, डिटेल नहीं बताऊंगा। ऐसे नए प्रोटीन का सिंथेसिस होता जाएगा, जैसा कि आप मैं अभी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। जब पूरी ये प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है, उसके बाद ये पॉलीपेप्टाइड जो चेन है, वह पॉलीपेप्टाइड चेन डिटैच्ड फ्रॉम द राइबोसोम असेंबली। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है
वो किसके साथ इंटरेक्शन कर रही है उसको आपको समझना है। कहां पर हो रहा है, पहले आप ये देखो ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहां हो रहा है। हम कहेंगे ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा है साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में। और साइटोप्लाज्म में मैक्सिमम क्या है, साइटोप्लाज्म में होता है वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं। समझ गए बात को। साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन स्टार्ट हो रहा है, साइटोप्लाज्म में वाटर कंटेंट ज्यादा है। और आप ये भी जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि पॉलीपेप्टाइड चेन में ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन विद द वाटर मॉलिक्यूल्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ द अमाइनो एसिड दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिलिक and hydrophobic amino acid. The amino acid which attracts toward the water molecule is called as the hydrophilic, जल स्नेही अमीनो अम्ल कहते हैं। एंड दैट अमीनो एसिड दैट रेपेल फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल्स, जो वाटर से प्रतिकर्षण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड कहते हैं, जल विरोधी कहते हैं। ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अमीनो एसिड अगर आयनिक फॉर्म में है तो वो पानी के साथ स्नेह दिखाते हैं, और अगर किसी अमीनो एसिड में एल्काइल ग्रुप की पोजीशन पे लार्ज मॉलिक्यूल्स हो, वेलिन, आइसोलिसिन, ऐसी कंडीशन में वे वाटर से रिपल्सन करते हैं, ऐसो को हम हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड बोलते हैं। अब ध्यान से सुनिए, वो अमीनो एसिड जो कि हाइड्रोफोबिक है, जैसे मैं यहां पे एक बार और इस पॉलीपेप्टाइड चेन को बना देता हूं, शब्दों को टेक्निकली सब्जेक्ट को समझना है। हमने कहा ये वाले क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, और यहां पर मैं मान लेता हूं, देखिए जहां पर मैं निशान बना रहा हूं, ये वाला, ये अमीनो एसिड क्या है, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स है। ये पानी से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी क्या है, इनकी मजबूरी यह है कि साइटोप्लाज्म के वाटर से इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स, ध्यान से सुनिएगा, ये जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है, इसके चारों ओर वाटर के मॉलिक्यूल्स एक केज बना लेते हैं ऐसे। ओके, आगे मैंने बता रखा है, ये पानी के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफोबिक केज बना लेते हैं, और जब फोल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड कहां चला जाते हैं, प्रोटीन के इंटीरियर में। तो ये पानी के वाटर और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शंस के कारण अगर इस प्रोटीन को प्रॉपर फोल्डिंग हम नहीं करेंगे तो ये स्वतः फोल्डिंग करने लग जाएगी। हो सकता है मिस फोल्डिंग हो जाए, हो सकता है पार्शियली फोल्डेड हो जाए। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ वी रिक्वायर सम ऑफ द एसेंशियल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दैट असिस्ट इन द प्रोटीन folding, that is called as the chaperonin assisted protein folding, because the chaperonin, the old lady in the 18th century had that help the younger the women's by preventing the inappropriate interactions। तो उसी तरीके से ये प्रोटीन की फोल्डिंग में इनएप्रोप्रिएट फोल्डिंग को रोकती है, इसलिए हमने इसका नाम चैपेरोनिन रखा है, और इसी की फोल्डिंग के प्रोसेस का नाम रखा है चैपेरोनिन असिस्ट कर रही है, और प्रोटीन फोल्डिंग कहते हैं। आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को समझ चुके हैं कि चैपेरोनिन मॉलिक्यूल्स क्या होता है, और जो चैपेरोनिन जो मॉलिक्यूल्स है उसका नाम चैपेरोनिन क्यों रखा है, इसको आपने अभी समझा है। अभी अब चलते हैं नेक्स्ट, बात करें हम इंट्रोडक्शन में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, द मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स आर ए डाइवर्स क्लास ऑफ प्रोटीन्स। ए डाइवर्स क्लास ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, ये मैंने आपको समझाया, दैट प्ले द क्रूशियल रोल इन द मेंटेनिंग द प्रॉपर फोल्डिंग एंड द कन्फर्मेशन ऑफ द अदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन हैं जो प्रोटीन की फोल्डिंग में हेल्प करते हैं। दे बाइंड टू द पार्शियली फोल्डेड और द मिसफोल्डेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड प्रिवेंट द अनवांटेड एग्रीगेशन, ताकि प्रोटीन के अंदर अवांछित रूप से क्या करें, संगठित होने की प्रवृत्ति वह रुक जाती है, और करेक्ट प्रोटीन करेक्ट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को ले सकती है, द फैसिलिटेटिंग देयर करेक्ट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये क्या करते हैं, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि these molecules recognize the exposed hydrophobic region। किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, जैसे ये मान लेते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें जो हाइड्रोफोबिक जो पार्ट होता है, इस हाइड्रोफोबिक जो पार्ट होता है, इसको ये रिकॉग्नाइज करते हैं एंड प्रिवेंट द प्री मैच्योर इंटरेक्शन, ताकि प्रॉपर फोल्डिंग होने से पहले ये अवांछित रूप से अनडिजायरेबल है वो फोल्डेड न कर ले।
यानी कि हम ये कह सकते हैं कि चैपेरोनिन क्या होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल एजेंट्स होते हैं, प्रोटीन की फोल्डिंग की क्वालिटी को एनहांस करते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, क्वालिटी कंट्रोल एजेंट्स कहते हैं। देखिए अब बात आती है कि चैपेरोनिन की और हमें क्यों आवश्यकता है, ध्यान से समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैकेनिज्म को हम बाद में समझेंगे। हमने कहा टारगेटिंग एंड द बाइंडिंग, ये दो इसके से काम होते हैं। पहले सुनो, molecular chaperones recognize the specific signal sequence on a protein, यानी कि मैं क्या बात कह रहा हूं उसको समझें। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो चैपेरोनिन क्या करेंगे, इसके अंदर एक पर्टिकुलर जो सीक्वेंस होती है, उस सीक्वेंस का हमने नाम क्या रखा है, सिग्नल सीक्वेंस कहते हैं। सिग्नल सीक्वेंस है, उसको ये पहले आइडेंटिफाई करेंगे, समझ गए। दे बाइंड टू दिस प्रोटीन shielding them from aggregation during the transportation। ये जो सिग्नल सीक्वेंस है, इस सिग्नल सीक्वेंस के साथ में वो क्या करेंगे, इस सिग्नल सीक्वेंस को प्रोटेक्ट कर देंगे, है ना, प्रोटेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि उसके अंदर क्या हो, हम कहेंगे इसमें अनवांटेड क्या न हो, अनवांटेड एग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। अनवांटेड एग्रीगेशन को क्या कर रहा है, ये प्रिवेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है प्रिवेंट, हम कहेंगे ड्यूरिंग द ट्रांसलोकेशन, ड्यूरिंग द ट्रांसलोकेशन। अब इसको यहां पर समझना, ऐसी समझ में नहीं आएगा। अभी देखिए मैं यहां पर आपके सामने एक मेम्ब्रेन बना देता हूं, आप इससे समझ जाएंगे। ये एक मान लेते हैं कोई मेम्ब्रेन है, समझ गए, ये एक मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है इसके यहां पर एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, समझ गए। और इस पॉलीपेप्टाइड चेन को क्या करना है, इस पॉलीपेप्टाइड चेन को इस मेम्ब्रेन से पार निकलना है, एक सिरे से दूसरी तरफ जाना है, अपनी लोकेशन को चेंज करना है, जिसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब आप ये थोड़ा सोचें कि अगर इस प्रोटीन का क्या होगा, यह प्रोटीन अगर एग्रीगेट हो गई, एक ग्लोबुलर प्रोटीन की तरह एग्रीगेट हो गई, तो ये इस मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाएगी। यानी कि इस प्रोटीन के मेम्ब्रेन के इस पार से दूसरे पार जाने के लिए इंपॉर्टेंट क्या बात है कि इस प्रोटीन में फोल्डिंग नहीं होनी चाहिए थी। अगर प्रोटीन में फोल्डिंग हो गई तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो मेम्ब्रेन है जिससे वो पार हो रही है उसे नहीं कर पाएगी। तो चैपेरोनिन मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ये इंश्योर करेंगे कि इस प्रोटीन में एग्रीगेशन नहीं होना चाहिए, फोल्डिंग नहीं होना चाहिए। तो अनवांटेड एग्रीगेशन, अनवांटेड फोल्डिंग को ये होल्ड पर रख लेती है। फिर जब ये प्रोटीन है वह मेम्ब्रेन को पार कर लेती है, उसके बाद में इसमें क्या होगा, प्रॉपरली फोल्डिंग होती है। यानी कि फोल्डिंग को कब करना है, कब नहीं करना है, ड्यूरिंग द ट्रांसलोकेशन द प्रोसेस इट इज नेसेसरी दैट ए प्रोटीन कैनॉट बी the aggregated or cannot be folded in the native conformation, otherwise this protein is unable to translocate from the one side of a membrane to the other side। तो इसको होल्ड करते हैं, इसीलिए देखिए यहां पर क्या लिखा है, द गाइडिंग ट्रांसलोकेशन। अभी मैं पीपीटी को पढ़ नहीं रहा हूं, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आपको अभी समझना है इस चीज को। ये आप बाद में पीपीटी में लिखा हुआ कंटेंट पढ़ सकते हैं, अभी आपको समझने की जरूरत है। गाइडिंग द ट्रांसलोकेशन, ये मैंने आपको बताया, और मैंने कहा मेंटेनिंग द अनफोल्डेड स्टेट, क्योंकि ट्रांसलोकेशन करना है तो उस प्रोटीन के अनफोल्डिंग अवस्था में ही रहना चाहिए। अनफोल्डेड स्टेट में प्रोटीन को मेंटेन करती है। अब बात करते हैं, यहां पे मैं आपको क्विक, हमने कहा प्राइमर्स और द कंपोनेंट ऑफ द कंपोनेंट एंड द टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग द प्रोटीन फोल्डिंग प्रोसेस। अभी मैं आपको एक चीज पहले बता देता हूं, द टाइप्स ऑफ द चैपेरोनिन, इसकी अलग से वीडियो है, उसमें आप पढ़ेंगे चैपेरोनिन मॉलिक्यूल्स के केमिकल कंपोजिशन के बारे में, और चैपेरोनिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोट में कौन से होते हैं, यूकैरियोट्स में कौन से होते हैं, उसके लिए अलग वीडियो बना रखी है, तो वहां पर आप फोकस करेंगे। पहले उस वीडियो को देखेंगे, फिर आपको इस वीडियो पर आना है। तो यहां पर आपको मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं,
मैं आपको फिर बता रहा हूं, पहले आप प्रीवियस वीडियो को देखें जिसमें टाइप्स ऑफ द चैपेरोनिन के बारे में है। ठीक है, तो हमने कहा कि जो चैपेरोनिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें मैं आपको कुछ चीज बता देता हूं। एक स्पेशल कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं HSP70 या हीट शॉक प्रोटीन कहते हैं। डिटेल में हमने उस वीडियो में बताया है। और इसी के जो दो एग्जांपल की बात कर रहा हूं वो हमने लिखा है, यहां पर देखें, GRO-EL और तो GRO-ES। ये क्या है? ये पार्ट ऑफ द चैपेरोनिन मॉलिक्यूल्स है। समझ गए? चैपेरोनिन हमने कहा वो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। चैपेरोनिन प्रोटीन का वो मॉलिक्यूल है जो पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रॉपर फोल्डिंग में हेल्प करता है। तो उसी के जो पार्ट्स की बात कर रहे हैं वो कौन सा है? एक है GRO-EL और दूसरा है GRO-ES। यहां से आप समझें, बाकी आप प्रीवियस वीडियो को देखेंगे। यहां आपके सामने दो डायग्राम बना रखे हैं, दो इमेजेस लगा रखी है। देखिए जहां पर मैं लिखता हूं, ये पहले वाली की ए इमेज है और ये दूसरा जहां पर मैंने लिखा बी, ये वाली हो गई है बी इमेज है। ये जो ए इमेज है वो किसकी है? ये इमेज है, इसका नाम है GRO-ES है। और बी वाली जो इमेज है इसको कहते हैं GRO-EL कहते हैं। अब आप ध्यान से समझते जाइएगा। पहले मैं GRO-EL को एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद में हम समझेंगे GRO-ES के बारे में। समझ गए? अब आप इसके डायग्राम को देखें जो यहां पर बना रखा है। बी वाला इमेज देखेंगे, मैं साथ साथ में उस इमेज के ऊपर लिखता हुआ चलूंगा तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर आएंगी। हमने कहा GRO-EL क्या है? टू हेप्टामेरिक रिंग्स, पहले सुने, टू हेप्टामेरिक रिंग्स स्टैक्ड बैक टू बैक एंड ईच रिंग contains the 7 identical subunits with the 3 domains। समझो पहले बात को, क्या है? हमने कहा प्रोटीन किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन बना होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का। GRO-EL में कितनी सब यूनिट है? 14 है। देखिए हमने कहा ये हेप्टामेरिक रिंग है, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर ये इसकी यूनिट है, ये होगी, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट, ये होगी सेकेंड, ये होगी थर्ड, ये होगी फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। ऐसे 7th यूनिट है। एक बीच में कैविटी को छोड़ते हुए चारों ओर कोइल्ड रहती है। समझ गए बात को? जैसे मान लेते हैं कैप्सूल है, 7 कैप्सूल है, 7 कैप्सूल्स है, एक इमेजिनरी एक्सिस के चारों ओर। ये हम मान लेते हैं एक बार के लिए क्या है? ये 7 कैप्सूल्स है। ये मान लेते हैं एक बार के लिए क्या है? 7 कैप्सूल्स की तरह यूनिट्स होती है जो कि कैसे? ऐसे एक राउंड के अंदर अरेंज्ड है 7, इसलिए नाम रखा हेप्टा। हेप्टा का मतलब क्या होता है? 7। और MER मर का मतलब होता है यूनिट। आपने नाम सुना है, मोनोमर, डाइमर, पॉलीमर। MER मर का मतलब होता है यूनिट। 7 यूनिट जुड़ गई तो नाम बन गया हेप्टामर। ये हेप्टामर ये जो यूनिट्स है, और इसी के नीचे की तरफ क्या है? और अगेन 7 हेप्टामर से जुड़े हुए हैं, 1 2 3, और बाकी किसके पीछे की तरफ है। तो हमने कहा 7 यूनिट्स यहां पर है और 7 यूनिट्स भी कहां है? यहां पर है। ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, 7 यूनिट्स एंड 7 यूनिट्स। तो हमने कहा कि 7 यूनिट्स की 2 हेप्टामेरिक रिंग्स है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की। और ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स का एक रिंग बनी है 7 की, उसके नीचे 7 की एक और रिंग बनी हुई है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और इसके बीच में क्या बन गई? यहां पे अगर मैं एरो का निशान लगाऊं, इसके बीच में एक कैविटी बनी हुई है। इसके बीच में जहां पर मैरो लगा रहा हूं, यहां पर एक कैविटी है, खाली स्थान है। यानी कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड बनाना चाहूं तो ये कैसा हो गया? ये एक सिलिंड्रिकल शेप के अंदर हो गया है। सरल भाषा में कहें तो क्या बन गया? सिलिंड्रिकल शेप में हो गया है। इसके दो पार्ट हो गए, ऊपर की तरफ क्या है? 7 यूनिट्स है और नीचे की तरफ भी क्या है? 7 यूनिट्स है। ये एक इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम हम कह सकते हैं। 2 हेप्टामेरिक रिंग्स जो एक के ऊपर एक अरेंज्ड है, 7 आइडेंटिकल सब यूनिट्स है। और हमने क्या लिखा? देखिए सब यूनिट्स विद 3 डोमेन्स। अब ये जो 7 और 7 जो 14 जो यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई है, ये कैसे अरेंज्ड है आपस में? ये आपस में जुड़ के 3 डोमेन बना रहे हैं। यहां पर आप इस डायग्राम में देखें, इमेज के अंदर देखो, इमेज नंबर बी की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी आपको क्या समझा रहा हूं? GRO-EL के बारे में। यहाँ पर देखो हमने 3 पार्ट बना रखे हैं, जहां पर मैं निशान लगा रहा हूँ राइट साइड के कोने वाली इमेज में, जिसको मैंने बी नंबर दिया है। देखिए ये येलो कलर का बना हुआ है, ये एक अलग डोमेन है। ये ग्रीन कलर का सेकंड डोमेन है और ये रेड कलर का तीसरा डोमेन है। ये डोमेन नंबर मैं 1 लगा देता हूँ, ये डोमेन नंबर 2 लगा दिया, ये हो गया डोमेन नंबर 3 हो गया। तो हमने कहा कि ये जो सब यूनिट्स होते हैं आपस में जुड़ करके 3 डोमेन्स में अरेंज्ड रहती है, जिसे क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल डोमेन, इंटरमीडिएट डोमेन और एपिकल डोमेन्स कहते हैं। ये जो इक्वेटोरियल डोमेन्स है ये क्या काम करता है? इसके आगे देखिए मैंने लिख रखा है, एटीपी बाइंडिंग का काम करते हैं। आगे मैकेनिज्म में आएगा, अभी तो मैं आपको कंपोनेंट बता रहा हूं। द मशीनरी
फॉर प्रोटीन फोल्डिंग है उसकी बात कर रहा हूं। इसमें एटीपी बाइंडिंग होती है और इसमें इंटर रिंग होते हैं, कॉन्टैक्ट्स होते हैं। और इंटरमीडिएट जैसा कि नाम बता रहा है इन दोनों के बीच में, इसलिए इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती कहते हैं। और नीचे क्या लिखा, एपिकल डोमेन, इसमें लिखा मैंने सबस्ट्रेट, ये वो डोमेन है जिसके साथ में प्रोटीन की चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो इसके साथ में बॉन्डिंग करेगी। और क्या जुड़ेगा, ये जो नीचे ग्रो ईएस यूनिट है वो इसके साथ में जुड़ने का काम करेगी। समझ गए बात को। दोबारा देखो यहाँ पे मैंने कहा, यहाँ पर देखो मैं एक और रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूं ऐसे ही। यहाँ पर देखिए आप ध्यान से समझो, आराम से, कोई जल्दबाजी है नहीं, टॉपिक को पूरा करना। 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी क्या है, एक 7 रिंग बनी है, 7 यूनिट्स जुड़ी हुई है। ये 7 यूनिट्स क्या कर रही है, ढक्कन के समान है, लीड के समान है, ढक्कन के समान है, हेप्टामेरिक यूनिट है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्रो ईएस है। ऊपर वाली ग्रो ईएल है, यहां पर मैं निशान लगा देता हूं। ये ऊपर वाली असेंबली किसकी है, ये है ग्रो ईएल है, चैपेरोनिन के। अभी जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं उसमें मैंने कहा चैपेरोनिन प्रोटीन के 2 पार्ट हो गए हैं। पहला पार्ट हो गया ग्रो ईएल हो गया, दूसरा हो गया ग्रो ईएस। ये 2 असेंबली है, दोनों आपस में मिलेगी तो प्रोटीन फोल्डिंग को स्टार्ट करेगी। फिर मैंने कहा ग्रो ईएल में क्या है, हमने कहा 7 और 7 का यूनिट्स के क्या है, 2 रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, 7 हेप्टामेरिक रिंग्स है, एक के ऊपर एक अरेंज है और ये सिलिंड्रिकल है। मैंने कहा इसके बीच में एक खाली स्पेस बचा हुआ है और इसमें 3 डोमेन होते हैं, इक्वेटोरियल, इंटरमीडिएट और एपिकल होता है। एपिकल के साथ में क्या होगा, आगे आएगा डायग्राम में और मैकेनिज्म में, प्रोटीन जुड़ती है जो कि सबस्ट्रेट है और नीचे ग्रो ईएस यूनिट लगती है। तो ये यहाँ पे ग्रो ईएस, ये जो ए नंबर जो डायग्राम है, इमेज है, वो किसका है, ग्रो ईएस का है, जो हेप्टामेरिक यूनिट है। बी वाला ग्रो ईएल लगा और ये हो गया ग्रो ईएस हो गया। आगे आप मैकेनिज्म में धीरे धीरे चीजें क्लियर होती रहेगी। इन 2 ग्रो ईएल और ग्रो ईएस, उसके बाद में देखो और क्या असेंबली का पार्ट है, सिस रिंग, ट्रांस रिंग, इसकी बात करते हैं। द ग्रो ईएल की जो रिंग है करंटली बाउंड टू द ग्रो ईएस एंड द सबस्ट्रेट एनकैप्सुलेशन चैम्बर। ये वैसे आपको जो मैं मैकेनिज्म समझाऊंगा उसमें आप बेहतर समझ पाएंगे, तो यहाँ पर तो आपको बताने के लिए लिखा गया है, आगे मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे सिस रिंग क्या है। ट्रांस रिंग, द अपोजिट रिंग फ्री और रेडी टू बाइंड द सबस्ट्रेट, ठीक है ना। और एटीपी, एटीपी या प्रोटीन से जुड़ने का काम करती है, ये ट्रांस रिंग है। मैकेनिज्म में आपको क्लियर होगा। स्टेट्स की बात कर रहा हूं, चैपेरोनिन मॉलिक्यूल की 2 स्टेट्स हैं, एक है टी स्टेट है, दूसरी आर स्टेट है। टी फॉर द टेंस है, लो एटीपी एफिनिटी, और आर का मतलब रिलैक्स्ड, जब चैपेरोनिन होता है हाई एफिनिटी रखता है एटीपी के लिए। सबस्ट्रेट का मतलब क्या हुआ, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल जिसको कि हमें फोल्डिंग करना है उसको हम सबस्ट्रेट बोल रहे हैं। तो ये यहाँ पर वर्ड आया, पहला वर्ड कौन सा आया है यहाँ पर काम का, हमने कहा इसके कंपोनेंट कौन सा है, पहला है ग्रो ईएल, दूसरी क्या चीज थी, ग्रो ईएस। ये एक केज बनाएंगे जिसमें प्रोटीन की फोल्डिंग होगी। फिर हमने कहा इसके रिंग के बारे में, एक है रिंग सिस, दूसरी है ट्रांस। उसके बाद में हमने कहा चैपेरोनिन की 2 स्टेजेस होती है, एक होती है टेंस स्टेज, दूसरी होती है आर स्टेट। टेंस स्टेट में क्या होगा, एटीपी से एफिनिटी लो होती है, आर में क्या होगा, एटीपी से एफिनिटी ज्यादा होगी। और जब हम बात करें सबस्ट्रेट की, सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल जिसको हमें फोल्डिंग करनी है। ये यहाँ पर आपको इमेज है जो मैंने अभी बोल के आपको बताया है, इस इमेज में वही बातें दे रखी है। आप देखेंगे ये 7 हेप्टामेरिक, इस इमेज देखो 7 मर लिखा हुआ है ग्रो ईएल के, और नीचे भी 7 मर लिखा हुआ है जहां पर मैं गोला बना रहा हूं। ये ऊपर के 7 हेप्टामर्स है, फिर ये नीचे के 7 हेप्टामर्स है, एक के ऊपर ये एक क्या है अरेंज्ड रहते हैं। इसके अंदर की जो कैविटी है उसके अंदर देखो यहाँ पर क्या लिखा, अनफोल्डेड प्रोटीन होती है, इसके अंदर चली जाएगी, इस केज में चली जाएगी। ये प्रोवाइड करेंगे माइक्रो एप्रोप्रिएट माइक्रो एनवायरनमेंट, एक वातावरण प्रदान करेंगे ताकि ये क्या होते हैं उसमें प्रॉपर फोल्डिंग हो जाए। बाकी अभी मैकेनिज्म में आप धीरे धीरे चलते रहेंगे। ये पूरी प्रोटीन फोल्डिंग का स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म है। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, यहां पर मैं लिखा इमेज नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये जो 4 स्टेप, ये 5th स्टेप और ये 6th है, और लास्ट में ये 7th नंबर स्टेप है। इसी को हम सीक्वेंस में समझेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म का एक कंपोजिट चार्ट है, आपको एग्जाम में इस चार्ट को ड्रॉ करना है। अब हम इसके एक एक पार्ट को समझते रहेंगे, एक एक स्टेप को हम समझते जाएंगे।
देखिए प्रोटीन फोल्डिंग के दौरान क्या होने वाला है, अब आपको इस इमेज को ध्यान रखना है और समझता रहना है, एक एक बात को धीरे धीरे समझना है। सबसे पहला काम क्या है, देखिए रिकॉग्निशन एंड इनिशियल बाइंडिंग। सबसे पहला काम क्या होगा कि जो सबसे पहला काम क्या है, देखिए धीरे धीरे मैं नीचे लिख देता हूं। सबसे पहला काम होगा प्रोटीन की ग्रो ईएल है, इस ग्रो ईएल के साथ में क्या करता है, प्रोटीन को बाइंडिंग करनी है, और बाइंडिंग करने के लिए क्या जरूरी है, उसका रिकॉग्निशन करना, उसकी पहचान करना जरूरी है। समझिए कि जो चैपेरोनिन मॉलिक्यूल होता है वो पहले क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे उस पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड चेन को, और उसके बाद में उसके साथ में बाइंडिंग करेंगे। इसीलिए पहले स्टेप का नाम क्या रखा गया है, रिकॉग्निशन एंड इनिशियल बाइंडिंग। और इस अवस्था में चैपेरोन कैसा है, टी स्टेट के अंदर होता है, टी स्टेट के अंदर है। समझ गए बात को, धीरे धीरे चलेंगे, जैसा जैसा इस इमेज में मैं समझाता जाता हूं वैसा वैसा आप फॉलोअप करेंगे। एग्जाम में उतना ही लिखना है जितना इसमें लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। हमने कहा एक नॉन नेटिव पॉलीपेप्टाइड चेन, हमने कहा कि एक नॉन नेटिव पॉलीपेप्टाइड चेन है। नॉन नेटिव का मतलब ये नहीं है कि वहां की निवासी नहीं है, उसका मतलब होता है कि वो एक क्या है, एक अनफोल्डेड प्रोटीन है। अनफोल्डेड मैं शॉर्ट में लिख दूं तो पॉलीपेप्टाइड पीपी चेन, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये एक अनफोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन है, और मैंने बताया कि अनफोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होंगे, इस अनफोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन में मैंने कहा कि कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होंगे, वो कैसे होंगे, हाइड्रोफोबिक नेचर के होंगे। देखो अब जो बातें आ रही है उसको ध्यान से समझना है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये होंगे हाइड्रोफोबिक है नेचर के, अमाइनो एसिड का पार्ट है। ध्यान से सुनो, नई बनने वाली पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है जिसमें अमाइनो एसिड लीनियर फॉर्म में जुड़े रहते हैं, उस पॉलीपेप्टाइड चेन में कुछ ऐसे अमाइनो एसिड होंगे जो कि हाइड्रोफोबिक होंगे, और कुछ होंगे जो कि हाइड्रोफिलिक होंगे। ये जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होते हैं इनको प्रॉब्लम है, हाइड्रोफिलिक को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नए बनने वाली पॉलीपेप्टाइड चेन कहाँ रहती है, साइटोप्लाज्म में रहती है, और साइटोप्लाज्म का अधिकांश पार्ट किसका बना है, वाटर का बना हुआ होता है। तो हाइड्रोफिलिक है उसको तो पानी से प्रॉब्लम नहीं है, हाइड्रोफोबिक को प्रॉब्लम है, वो पानी से रिपल्सन करते हैं। तो हमने कहा कि नई बनने वाली जो पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि अनफोल्डेड है, उसमें एक हाइड्रोफोबिक क्या होगा, पेच होगा, हाइड्रोफोबिक क्या होगा, पार्ट होगा। वो हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या करेगा, वो ग्रो ईएल की एपिकल डोमेन से बॉन्ड बनाएगा। समझ गए बात को। हमने कहा कि ये जो प्रोटीन है, यहां पर देखो नीचे की तरफ मैं लिख रहा हूं, यहां लिख देता हूं साइड के अंदर, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हमने कहा ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट है, इसके साथ में बॉन्डिंग कौन करेगा, तो मैं यहां पर देखिए लिख देता हूं एपिकल डोमेन ऑफ ग्रो ईएल। मैंने अभी आपको बताया था पिछली स्लाइड के अंदर कि जो ग्रो ईएल होती है उसके 3 डोमेन होते हैं, एपिकल, इंटरमीडिएट डोमेन होता है, एक आपको मैंने बताया था, ठीक है ना। तो जो एपिकल डोमेन है उसके साथ में कौन बॉन्ड बना लेगा, हमने कहा नेटिव अनफोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन का हाइड्रोफोबिक जो पार्ट होता है वह ग्रो ईएल के एपिकल डोमेन के साथ में बॉन्ड बना देगा। पहले रिकॉग्नाइज किया, फिर हमने बॉन्ड बना लिया, इसीलिए इस पॉइंट का, इस स्टेप का नाम क्या रखा गया है, रिकॉग्निशन एंड इनिशियल बाइंडिंग। पहचान हो गई और इनिशियली बाइंड हो गई। अब क्या होगा, देखो द ग्रो ईएल इन दिस सबस्ट्रेट एक्सेप्टिंग स्टेट, वर्ड को समझें। ये जो ग्रो ईएल है कौन सी स्टेज में है, देखो यहां पर मैं बना देता हूं, ये देखिए आप एक नंबर जो मैंने लिखा फिगर में उसमें समझें। एक नंबर इमेज उसको देखो, जहां पर एक नंबर डाला ये राइट कॉर्नर में, यहां पर देखिए क्या लिखा है, ग्रो ईएल। जहां पर मैं एक बॉक्स बना रहा हूं रेड कलर का, ये ग्रो और ईएल है। ग्रो ईएल में मैंने आपको पहले ही बताया ऊपर है 7 सब यूनिट, नीचे भी है 7 सब यूनिट है, इसके बीच में एक स्पेस बना हुआ है, केज बना हुआ है। इसके साथ देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनफोल्डेड प्रोटीन है, आकर के इसके साथ में जुड़ जाती है। डायग्राम को देखो, आपको आंसर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने कहा ग्रो ईएल में 7 ऊपर यूनिट है, 7 नीचे यूनिट है, उसके बीच में एक सिलिंड्रिकल स्पेस होता है जिसमें अनफोल्डेड प्रोटीन एंट्री कर जाएगी, और ये अनफोल्डेड प्रोटीन का कौन सा पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट जुड़ जाएगा ग्रो ईएल से। कहां,
एपिकल डोमेन के साथ में बॉन्ड बना लेगा। ये बात पहले स्टेप में लिखी है और यहां पर आपको समझना है। द अनफोल्डेड प्रोटीन बाइंड्स टू द ग्रोइयल पॉकेट नॉट ब्लॉक्ड बाय द ग्रोइयल, सीधा अंदर इसके अंदर चली गई, उस स्पेस के अंदर बॉन्ड बना लेती है। तो इन्हीं शब्दों को समझना है कि ग्रोइयल से जब प्रोटीन जुड़ गई, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन है, सबस्ट्रेट है, इसलिए हमने क्या लिखा है, शब्दों को समझो। द ग्रोइयल इन द सबस्ट्रेट एक्सेप्टिंग स्टेट, सबस्ट्रेट से जुड़ गई, एक्सेप्ट कर लिया है, इज टिपिकली न्यूक्लियोटाइड फ्री और एडीपी बाउंड टी स्टेट, एडीपी के साथ जुड़ी हुई है टी स्टेट, and has exposed hydrophobic binding sites on the apical domain that capture the aggregation। ये तो मैंने बताया। हमने कहा कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, इस पॉलीपेप्टाइड चेन का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, इसमें प्रॉब्लम है, ये वाटर से रिपल्सन करेगा, ये अनवांटेड फोल्डिंग कर सकता है, इसको हमें बचाना है, इस हाइड्रोफोबिक नेचर को बचाना है। तो ये क्या करेगा? ग्रोइयल के एपिकल डोमेन के साथ में बॉन्ड बना लेगा। इतनी सी बात है, एकदम सिंपल का है। ग्रोइयल के अंदर एंट्री कर गया पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन का हाइड्रोफोबिक पार्ट एपिकल डोमेन से जुड़ गया, बस इतना सा काम है इसे। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। एटीपी बाइंडिंग टू द सेम रिंग, यहां पर आपको समझें, सबसे पहले इन दो स्टेप को समझ लो जो इमेज को, उसके बाद में देखना है कि यहां पर लिखा हुआ क्या है। अगेन देखें, यहां पर मैं फिर बताता हूं, सारी चीजें इस इमेज में आ जाएगी। नंबर 1 क्या था, वापस रिपीट कर रहा हूं, ये था एक ग्रोइयल मॉलिक्यूल था, चैपेरोनिन, इसकी बड़ी यूनिट है, इसके साथ में कौन जुड़ गया? अनफोल्डेड प्रोटीन जुड़ गया। इतनी सी बात मैंने समझाई। कौन सा पार्ट जुड़ा? ये अनफोल्डेड प्रोटीन का देखो निशान लगा रहा हूं, ये वाला रेड कर रहा हूं मैं, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट था, ये जुड़ गया। ये हाइड्रोफोबिक पार्ट किससे जुड़ गया था? हमने कहा एपिकल डोमेन के साथ में जुड़ गया। पहला स्टेप हमारा हो गया फ्री। अब क्या हो रहा है? देखो यहां पे मैं गोला बना रहा हूं, 7 एटीपी मॉलिक्यूल्स, ये वाले, ये 7 एटीपी मॉलिक्यूल इस असेंबली के साथ में जुड़ेंगे। कहां जुड़ रहे हैं? यहां पर देखो सेकंड स्टेप में क्या लिखा है, देखिए सेकंड इमेज में 7 एटीपी मॉलिक्यूल्स है, वो जुड़ गए, अपर हेप्टामेरिक यूनिट से जुड़ गए हैं। नीचे वाले यूनिट से तो पहले से जुड़ा हुआ था 7 एडीपी, आप देखें फर्स्ट नंबर इमेज को, 7 एडीपी पहले से जुड़ा हुआ था, अब ऊपर जो हेप्टामेरिक यूनिट है उससे क्या जुड़ गया? 7 एटीपी मॉलिक्यूल जुड़ गए। इसलिए कि क्या लिखा है, एटीपी बाइंड्स टू द ईच सब यूनिट ऑफ ग्रोइयल, क्योंकि ऊपर यूनिट कितनी है? 7 सब यूनिट्स है, हर एक सब यूनिट के साथ, जैसे मान लो मैं निशान लगा दूं, यहां पर एटीपी जुड़ गया, ये सेकंड जुड़ गया, थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर, इसके बैक साइड में फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन यूनिट्स के साथ में ये एटीपी मॉलिक्यूल्स है, इन्होंने बॉन्ड बना लिया है। अब आप उसको समझें, हमने क्या लिखा है उस बात को पहले इमेज से समझना है, उसके बाद में द सेवरल एटीपी मॉलिक्यूल्स, यानी कि 7 एटीपी मॉलिक्यूल्स बाइंड्स किससे? सीधा जम इक्वेटोरियल डोमेन के साथ। किसका इक्वेटोरियल डोमेन? ग्रोइयल का। मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया था, ग्रोइयल की 3 यूनिट होती है। पहली है, आप लिख देता हूं मैं एक बार के लिए, एपिकल, दूसरी हो गई है इंटरमीडिएट डोमेन है, और तीसरा हमने कहा इक्वेटोरियल डोमेन है। इक्वेटोरियल डोमेन, ये ग्रोइयल के 3 डोमेन है। पहले डोमेन से कौन जुड़ा था? पहले से जुड़ गई थी प्रोटीन, जो कि अनफोल्डेड थी, वो जुड़ गई। और इस इक्वेटोरियल, हमने कहा कि ये कौन जुड़ गई है? हमने कहा एपिकल डोमेन से कौन जुड़ गई है? प्रोटीन। और इक्वेटोरियल से क्या जुड़ गए हैं? 7 एटीपी मॉलिक्यूल। इतनी सी बात आई है जो यहां पर मैंने बताई है, और कुछ भी नहीं हुआ, है ना। ग्रोइयल की एपिकल यूनिट से जुड़ गया कौन? एपिकल डोमेन से प्रोटीन, और इक्वेटोरियल से कौन जुड़ गया? 7 एटीपी। ओके, देखो आगे पढ़े। द सेवरल एटीपी मॉलिक्यूल्स बाइंड कोऑपरेटिवली टू द इक्वेटोरियल डोमेन और द 7 सब यूनिट्स ऑफ द सबस्ट्रेट बाउंड्री रिंग। बता दिया मैंने आपको। एटीपी की बाइंडिंग होती है, वो क्या करेगी? प्रोमोट द एलोस्टेरिक ट्रांजिशन टुवर्ड द आर स्टेट। क्योंकि मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने? हमने कहा कि ये जो ग्रोइयल है, वो कौन सी स्टेट में था? टेंस स्टेट में था। टेंस स्टेट में
जब उसके पास में कौन जुड़े हुए थे, केवल 7 एडीपी जुड़े हुए थे। पहले नंबर इमेज में देखो, GrowEL के साथ केवल 7 एडीपी जुड़े हुए, इसको टेंस स्टेट कहते हैं। जैसे ही इसके साथ में 7 क्या जुड़ गए, एटीपी जुड़ गए हैं। अब ये GrowEL है वो कौन सी स्टेट में आ गया है, हमने कहा ये R यानी कि रिलैक्स स्टेट के अंदर आ गया है। ये इसमें एलोस्टेरिक ट्रांजिशन हो गया है। दिस एटीपी बाइंडिंग प्राइम्स द रिंग ऑफ GrowES एसोसिएशन विद द GrowEL। अब देखो क्या हुआ, इसके साथ में नीचे की तरफ क्या लग गया, GrowES है, उसने भी एसोसिएशन कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं थर्ड नंबर में क्या हो रहा है। अभी फिर मैं आपको चीजों को रिपीट करता हुआ चलूंगा, चीजों को बार बार रिपीटेशन करना है, ध्यान से समझें, जल्दबाजी नहीं करना है। पहले स्टेप में मैंने क्या बताया, इसी इमेज को देखते हुए चलो। पहले ये नीचे वाला इमेज, पहले वाले स्टेप में ये हुआ था कि ये जो GrowEL है इसकी यूनिट के साथ में क्या जुड़ गए थे, इसकी यूनिट के साथ में जुड़ गया था हम कहेंगे प्रोटीन मॉलिक्यूल जुड़ गया था, प्रोटीन मॉलिक्यूल जुड़ गए थे। फिर हमने कहा 7 एटीपी तो इसमें पहले से थे ही। सेकंड स्टेप में हमने कहा 7 एटीपी जुड़ गए, 7 एटीपी के जुड़ने से GrowEL क्या हो गया, हमने कहा वो T स्टेट से R स्टेट में चला गया। ये बात हो गई थी सेकंड स्टेप तक। अब देखें ये जो इमेज लगा रखा है जहां पर मैंने 3 नंबर लगा रखा है, एटीपी जुड़ गए। अब क्या होगा, एटीपी का जल अपघटन होगा, हाइड्रोलाइसिस। एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा, इससे क्या होगा, रिलीज ऑफ 14 एडीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे। एटीपी कितने हैं, 7 है। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, समझना है आपको। हमने कहा ये था 7 एटीपी थे, 7 एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या बनेंगे, 7 एटीपी बनेंगे प्लस 7 क्या हुआ, पीआई रिलीज हो गए। तो जब एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा तो 7 एटीपी तो ये वाले रिलीज हो रहे हैं, 7 जो कि एटीपी से निकले थे, और 7 एक्स्ट्रा में कौन से रिलीज हो गए, 7 एक्स्ट्रा में रिलीज हो गए जो कि पहले से जुड़े हुए हैं। देखो जहां पर मैं टिक मार्क कर रहा हूं 2 नंबर इमेज के अंदर, ये 7 एटीपी पहले से थे और इस एटीपी से क्या निकल गए, 7 एटीपी और निकल गया, तो टोटल कितने हो गए, 14 एटीपी रिलीज हो जाएंगे हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस से। हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस से 14 एडीपी रिलीज हो जाएंगे। देखो अब क्या लिखा, जो मैंने बोला वही बात बताई। द GrowEL बाइंड्स, GrowES है वो बाइंड्स टू द एपिकल डोमेन ऑफ द GrowEL। पहले क्या लगा हुआ था, पहले लगा हुआ था GrowEL की असेंबली थी इस तरीके से, ये था GrowEL की असेंबली थी, और इसके नीचे क्या लग गया, अब यहाँ पे GrowES जुड़ गया है। आप इस इमेज में देखेंगे, आप नीचे की तरफ लगा है GrowES लगा हुआ है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना। ये वाला GrowEL के साथ में कौन जुड़ गया, नीचे GrowES जुड़ गया है इस असेंबली के साथ में। उससे क्या बन गया, GrowEL, GrowES और एटीपी का कॉम्प्लेक्स हो गया। समझ गए बात। ऊपर तो क्या लगा हुआ था, ऊपर जुड़ा हुआ था GrowEL था, ये दोनों GrowEL हो गया, ये वाला क्या पार्ट है GrowES हो गया, इसके साथ में जुड़े हुए थे एटीपी मॉलिक्यूल, तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया, नाम है GrowEL, GrowES और एटीपी कॉम्प्लेक्स बन गया है। ये बाइंडिंग ऑफ द GrowES इंड्यूस द कन्फर्मेशनल चेंजेस इन द GrowEL रिंग। जैसे GrowES जुड़ेगी तो GrowEL के अंदर क्या होगा, यानी कि नीचे वाली रिंग है ये जुड़ेगी, ऊपर वाली रिंग में GrowEL में क्या होगा, कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे। कन्फर्मेशनल चेंज होगा, क्या कन्फर्मेशन चेंज होगा, मैंने कहा कि ये GrowEL क्या है, देखो ध्यान से, मैंने कहा GrowEL कैसा है, एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। जब इसके साथ में GrowES जुड़ जाएगी तो इसके अंदर की जो कैविटी है ना वो साइज में बड़ी हो जाएगी, इसके अंदर की कैविटी बड़ी एक्सटेंड हो जाएगी, सेंट्रल कैविटी बढ़ जाएगी। एक और काम हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जब हम कहें अनवांटेड प्रोटीन जुड़ रही थी तब ये जो सिलिंड्रिकल GrowES बना हुआ है इसके अंदर, यानी कि इसकी लाइनिंग, यानी कि इसके अस्तर में कौन से अमाइनो एसिड्स थे, जो कि नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स थे, नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स थे, जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर के थे अमाइनो एसिड, वो इसके अंदर की तरफ थे, अंदर की इस सिलेंडर के अंदर की लाइनिंग में नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स थे। जब इस प्रोटीन का GrowES के जुड़ने से, जब इस प्रोटीन का कन्फर्मेशनल चेंजेस हुआ तो पहला काम तो वहां अंदर की कैविटी का साइज बढ़ गया, और कन्फर्मेशनल चेंज से क्या हुआ, अब अंदर की तरफ कौन से अमाइनो एसिड्स आ गए हैं जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं, पोलर नेचर के हैं। तो GrowES के जुड़ने से 2 काम हुए,
इस कन्फर्मेशन चेंजेस से। देखो क्या लिखा है, द सेंट्रल कैविटी एक्सटेंड, सेंट्रल कैविटी का साइज बढ़ गया है, बिकम्स मोर पोलर, अंदर ध्रुवीय अमीनो अम्ल है वो आगे, इसलिए अंदर की लेयर पोलर हो गई है, और सबस्ट्रेट प्रोटीन है वो एनकैप्सुलेटेड हो गई, इस केज में, इस पिंजरे में पैक हो गई। अब सरल भाषा में समझो, सरल भाषा में हमने कहा एक सिलिंड्रिकल है, ग्रोइयल्स है, आर पार है, ग्रोइयल क्या है, सिलिंड्रिकल है। हम मान लेते हैं एक बार के लिए कि ये ग्रोइयल है, ये रिंग की तरह है, यहां से आर पार है, इधर भी रास्ता मान लो, इधर भी खुला हुआ है, ये हो गया ग्रोइयल। अब हम मान लेते हैं कि ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, इस पॉलीपेप्टाइड चेन में बीच में क्या है, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है, ये अंदर जाएगी, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड अंदर जाके बॉन्ड बना लेंगे। ग्रोइयल के अंदर की तरफ, अंदर का जो अस्तर है वो किसका बना हुआ है, हमने कहा इसका अंदर है कौन से, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है। फिर इसके नीचे लग गया ढक्कन, लग गया ग्रोइयस का, ग्रोइयस का जैसे ही ढक्कन लगा तो इस ग्रोइयल में कन्फर्मेशन बदलाव हुए, जो पहले नॉन पोलर अमीनो एसिड थे अब अंदर पोलर अमीनो एसिड्स आ गए, और इस सिलेंडर का साइज बढ़ गया, अंदर चली गई इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन और पैक हो गया, ये एक केज बन गया, पिंजरा बन गया है। और इस पिंजरे को हम क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट के सम्मान में एनफिंसन केज बोलते हैं, एनफिंसन केज। अभी एनफिंसन वैज्ञानिक कौन था, ये हमारी एक अलग से वीडियो आ रखी है, उसमें ने बताया है एनफिंसन डोगमा के बारे में, अलग से वीडियो एनफिंसन डोगमा, वो वहां पर आप इसको डिटेल में देख पाएंगे। अगले स्टेप में चलते हैं, जैसा जैसा इमेज में लिखा हुआ उसको समझते हुए जाना है तो आपके लिए इजी रहेगा। अब मैंने कहा एटीपी का हो रहा है हाइड्रोलाइसिस थर्ड स्टेप में, और रिलीज हो रहा है 14 एडीपी। यही बात देखिए यहाँ पर स्टेप में जो मैंने बताया क्या क्या पॉइंट हुए हैं उसी स्टेप में, सेंट्रल कैविटी इज नाउ लाइंड विद द हाइड्रोफिलिक ग्रुप। ग्रोइयस के जुड़ने से क्या हुआ, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दी ये बातें, कि जो अंदर पहले क्या थे, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड थे, उस रिंग के अंदर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड थे, अब क्या हो गए, कन्फर्मेशन चेंज होने से हाइड्रोफिलिक बन गए हैं, एक ऐसा माइक्रो इन्वायरमेंट बन गया है जो क्या कर रहा है, उस पॉलीपेप्टाइड चेन में अनवांटेड एग्रीगेशन और अनवांटेड फोल्डिंग को रोकता है। ये कैप्सूल की तरह प्रोटीन को कैच कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। इस एनकैप्सुलेशन में प्रोटीन चेन ऐसे पैक हो गई है कि बाहर के साइटोप्लाज्म से उसका रिश्ता ही खत्म हो गया है, क्योंकि बाहर के साइटोप्लाज्म में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, और हमें किसको बचाना था, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स को बचाना था। अब क्या होगा, प्रोटीन के अंदर प्रोटीन स्टार्ट प्रॉपर फोल्डिंग करना शुरू कर लेगी, इतनी प्रोटीन फास्ट फोल्डिंग करती है कि लगभग 23 सेकंड्स के टाइम के अंदर हो जाता है, विद इन 13 सेकंड टाइम द सबस्ट्रेट प्रोटीन हैज टू फोल्ड दैट लीड्स टू द हाइड्रोलाइसिस ऑफ 7 एटीपी। इतना फास्ट इसमें होगा, और उस दौरान क्या होगा, 7 एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा और एडीपी रिलीज हो जाते हैं। मैंने आपको अभी बताया था ये 14 एडीपी कहां से आए, इस फिगर में आप दे रखेंगे 2 नंबर स्टेप में, 2 नंबर स्टेप में मैंने आपको बताया 7 एडीपी जो पहले से जुड़े हुए हैं वो रिलीज हो गए, और ये जो 7 एडीपी इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ उससे और आपको क्या मिल गए, 7 एडीपी बन गए, तो 14 एडीपी वो रिलीज हो जाएंगे। इमेज के साथ को देखते हुए चलें, प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। अब देखिए स्टेप 4 में क्या हो रहा है, आप नाम को देखो, 7 एटीपी एंड ग्रोइयस अगेन बाइंड्स टू ग्रोइयल विद ए फिल्ड पॉकेट। ये देखिए यहाँ पर मैं निशान लगा रहा हूँ, ये जो ग्रोइयल है ना, ये ग्रोइयल की जो पॉकेट होती है यहाँ पे, यहाँ पर क्या आ रहे हैं देखो, अगेन 7 एटीपी आ रहे हैं जुड़ने के लिए, ग्रोइयस है वो जुड़ने के लिए आ रहा है, कहाँ जुड़ गए हैं ये देखिए इमेज में लगा रखा है, 7 एटीपी जुड़ गए, अपर हेप्टामेर के साथ में जुड़ गए हैं, और ग्रोइयस कहाँ जुड़ गए, ऊपर की ओर, ताकि इसकी पैकिंग को एकदम पैक कर दें, अंदर पूरा एनवायरनमेंट प्रॉपर कर दें। प्रोटीन रह गई है देखो कहाँ पर, अंदर है ये प्रोटीन जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सबस्ट्रेट है, वो एकदम पैक हो गई है, कैप्सूल में टाइट पैकिंग हो गई है। इसको हम कहते हैं बाइंडिंग ऑफ एटीपी एंड ग्रोइयस। यहाँ पर देखें बाइंडिंग ऑफ एटीपी एंड ग्रोइयस। 5वां स्टेप नेक्स्ट क्या आ रहा है देखो, प्रोटीन फोल्ड्स इनसाइड द एनक्लोजर। ये वाला देखो जो मैं गोला बना रहा हूं, ये जो असेंबली बन गई है, इसमें हमने उस प्रोटीन को फोल्डिंग के लिए प्रॉपर माइक्रो एनवायरनमेंट दिया है। अभी कोई कह दे चैपेरोनिन मॉलिक्यूल का काम क्या है, सिंपल सी बात, चैपेरोनिन मॉलिक्यूल का काम होता है प्रोटीन की फोल्डिंग करने को प्रेरित करना, और प्रोटीन को फोल्डिंग करने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रदान करना, यही इसका काम होता है। जैसे ही प्रॉपर टाइमिंग देंगे तो 5th नंबर स्टेट में क्या लगेगा, प्रोटीन है वो फोल्डिंग कर लेगी।
अपने आप स्पॉन्टेनियस प्रोटीन में फोल्डिंग होती है, हमें तो केवल एनवायरनमेंट देना है। आप ये ना सोच लें कभी कि प्रोटीन चैपेरोनिन है वह फोल्डिंग कर रहा है। चैपेरोनिन प्रोटीन में फोल्डिंग नहीं कर रहा है। चैपेरोनिन मॉलिक्यूल्स केवल और केवल प्रोटीन की फोल्डिंग में हेल्प कर रहा, असिस्ट कर रहा है, प्रॉपर एनवायरनमेंट दे रहा है। फोल्डिंग तो स्वतः होगी। मतलब क्या है, एक लाइब्रेरी में बच्चा जा रहा है, उसने लाइब्रेरी में बैठ करके तैयारी की, सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन लाइब्रेरियन नहीं दे रहा है, लाइब्रेरियन लाइब्रेरी में प्रॉपर एनवायरनमेंट कर रहा है, एनवायरनमेंट दे रहा है। पढ़ना तो उसी स्टूडेंट को ही पढ़ना है ताकि वो रिजल्ट दे सके। काम तो पॉलीपेप्टाइड चेन खुद ही कर रही है फोल्डिंग में, केवल और केवल चैपेरोनिन तो पर्याप्त वातावरण दे रहा है, उचित वातावरण, ताकि प्रोटीन में फोल्डिंग हो सके। उसके बाद क्या होगा, द रिलीज द प्रोटीन इज फुल्ली फोल्डेड और इन ए पार्शली फोल्डेड स्टेट दैट इज कमिटेड टू द एडॉप्ट द नेटिव कन्फर्मेशन। अब ये फोल्डिंग होने के बाद में क्या होगा, ये प्रोटीन वहां से कहां से, इस असेंबली से रिलीज हो जाएगी। ग्रो ईएल अलग हो गया, ग्रो ईएस अलग हो गया, और वह प्रोटीन है वह अपना नेटिव कन्फर्मेशन लेके अपना प्रॉपर फंक्शन करने लग जाएगी और एक्टिव फॉर्म में आ जाएगी। इन सारे स्टेप की हम बात करें टेक्निकली तो क्या चीज है, तीन काम यहां पर हो रहे हैं। कौन कौन से तीन इंपॉर्टेंट काम हुए अगर मैं समरी की बात करूं। नंबर 1, हाइड्रोफोबिक रिकॉग्निशन। इसमें क्या हुआ, अब इसको समरी के रूप में समझो, आपको मैं समझा देता हूं। जैसे यहां लिख रहा हूं, देखें, सबसे पहली बार ट्रांसलेशन प्रोसेस से एक प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई, ये हमने समझ गए। इस प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या था, कुछ क्या थे, हमने कहा हाइड्रोफोबिक पैचेज थे, हाइड्रोफोबिक पार्ट था। इस हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ में प्रॉब्लम क्या है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या करता है, वाटर के साथ में रिपल्सन करता है, तो इसको परेशानी हो रही है। इस परेशानी से बचाने के लिए क्या हुआ, इसके साथ में कौन जुड़ गए, चैपेरोनिन है वो मॉलिक्यूल जुड़ गए, ताकि ये प्रोटीन अदरवाइज साइटोप्लाज्म में डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर से मिसफोल्डेड हो जाएगी। मिसफोल्डेड कैसे हो जाएगी, आप जानते हैं साइटोप्लाज्म का अगर पीएच बदल गया तब भी प्रोटीन में फोल्डिंग क्या होगी, डिसरप्ट हो जाएगी। टेम्परेचर से भी प्रोटीन क्या होती है, डिसरप्ट हो जाती है। तो चैपेरोनिन मॉलिक्यूल इसको बचाते हैं। चैपेरोनिन वो मॉलिक्यूल्स है जो कि हाई टेम्परेचर से भी बचाते हैं। ध्यान से सुनिए, आपने सुना हुआ है एंजाइम्स फंक्शंस ऑन ए ऑप्टिमल पीएच ऑप्टिमल टेम्परेचर। उस ऑप्टिमल पीएच और टेम्परेचर से कम या ज्यादा करते हैं तो हम बोलते हैं प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाती है, एंजाइम डीनेचर्ड हो जाता है। तो प्रोटीन की फोल्डिंग के समय भी यही बात होती है। पीएच अगर अदल बदले होगी, कम ज्यादा हो गया तो प्रोटीन में फोल्डिंग नहीं होगी, टेम्परेचर कम ज्यादा हो गया तो भी फोल्डिंग नहीं होगी। तो चैपेरोनिन मॉलिक्यूल्स केवल और केवल क्या करते हैं, प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रदान कर देते हैं। हाइड्रोफोबिक रिकॉग्निशन में बता चुका हूं, पॉलीपेप्टाइड चेन में हाइड्रोफोबिक जो पार्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, रिकॉग्नाइज करता है, और चैपेरोनिन उसके साथ में जुड़ जाता है। और फोल्डिंग क्या होती है, एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एटीपी के रूप में एनर्जी खर्च होती है। इसलिए हमने लिखा उस एटीपी के इफेक्ट से क्या होगा, चैपेरोनिन में कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन को कैप्सूल में पैक कर लिया जाएगा, और ग्रो ईएल है, चैपेरोनिन के अंदर कैविटी का साइज बढ़ जाएगा, ऑल्टर द कैविटी, मैंने कहा अंदर की पोलैरिटी बढ़ जाएगी, और फिर उसमें फोल्डिंग का प्रोसेस हो जाएगा। ऐसे जब उसको एनकैप्सुलेटेड कर लेंगे तो वो बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटीन क्या हो जाती है, आइसोलेटेड हो जाएगी, फिर वो प्रॉपर्ली फोल्डिंग कर लेती है। तो ये सारा जो प्रोसीजर है तो उसको आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझेंगे तो चीजें आपको समझ में आती रहेगी। यहीं पर आपको ये बात बता रखी है मैंने सारी चीजें। एक्टिव रीमॉडलिंग और द पैसिव कन्फाइनमेंट, both the mechanism likely to contribute the grow EL can both passively case and actively help resolve the misfolding। मैं समझा चुका हूं। Allostery and the cooperativity, the strong positive cooperativity within a ring, यानी all subunit stitched together and negative cooperativity between the rings yield the alternation, the cycles and the controlling release। मैंने आपको बताया ग्रो ईएल और ग्रो ईएस की आपस में बाइंडिंग कैसे होती है, कोऑपरेटिविटी बाइंडिंग कैसे होती है। इंटरे और हम कहेंगे इंटरेटिव साइकिल, मैनी सबस्ट्रेट नीड रिपीटेड साइकिल्स टू फोल्ड द प्रॉपर्ली। कई बार एक पॉलीपेप्टाइड चेन बहुत लंबी है तो एक साइकिल में वो पूरी नहीं होगी, थोड़ा पार्ट फोल्डेड हुआ फिर फोल्डेड हुआ। मल्टी डोमेन जो प्रोटीन होती है उसमें स्टेप बाय स्टेप फोल्डिंग का प्रोसेस होता है। तो इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, रटना नहीं है। नोट्स की बात करूं
तो जितना पीपीटी में लिखा हुआ कंटेंट है, उसको आप बाद में वीडियो को पॉज करके कॉपी के अंदर उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। लेकिन जब आप इस वीडियो को देखते हैं, जो बातें बोल रहा हूँ उसको ज़्यादा फोकस करेंगे और समझेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पाएगी।